हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए आज हम जनगणना पढ़ने वाले हैं। जनगणना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि यूनिट 3 में कवर किया गया है। इस बार सिलेबस में यूनिट 3 में दिया गया है। साथ में इसमें यह भी दिया गया है कि भारत की जो स्थिति है जनसंख्या में वो भी बताना है और प्रवास वाला टॉपिक भी दिया है। तो आज हम जनगणना पढ़ेंगे। कल जो ग्रामीण प्रवास है, शहरी प्रवास है, उससे संबंधित कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो करेंगे। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि एमपीपीएससी इसमें कैसे क्वेश्चन पूछती है कि जैसे कि इस बार पूछा साक्षरता का घटता हुआ क्रम क्या है। इस प्रकार से कोई लिंगानुपात में पूछ सकती है, 10 की वृद्धि दर में पूछ सकती है। तो उसी हिसाब से मैंने ये फैक्ट कवर किए हैं। पहले हम सबसे पहले जो टॉप 5 जिले हैं वो करेंगे और फिर बाद में एक जो जैसे कि मैं करंट अफेयर्स में करवाती हूँ जीके विद आकांक्षा के हलवा प्रश्न, तो वो कुछ जनगणना के स्पेशल हलवा प्रश्न रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एमपीपीएससी प्री के लिए हमारी 33वां भाग है जो प्री सीरीज़ चल रही है। उसके 32 वीडियो हो चुके हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। स्पेशली करंट अफेयर्स को कवर करते हुए ये बनाए गए हैं। बहुत ही शानदार वीडियोस हैं ये। इनमें हर टॉपिक का आपको न्यू वाला मिलेगा। मैंने यूनिट 1 के भी बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये 10कीय वृद्धि दर देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। सर्वाधिक 10कीय वृद्धि दर के अनुसार राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का घटता क्रम, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर 10 की वृद्धि दर हुई है, फिर उससे कम कहाँ पे हुई है, उससे कम, मतलब जो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान है इसमें घटते हुए क्रम में, मतलब कहाँ पे इसमें ज़्यादा वृद्धि हुई है और कहाँ पे कम हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दादर एवं नागर हवेली। दादर एवं नागर हवेली ऐसी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि हुई है, मतलब सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर हुई है। इसके बाद है दमन और दीव। दमन और दीव में 53.8% 10 की वृद्धि दर रही है। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में 28.1 रही है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में 27.9 रही है। अरुणाचल प्रदेश में 26 रही है। मतलब सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर कहाँ पे रही है? दादर और नागर हवेली में। आप शुरू के 3 तो याद कर ही लीजिए, इससे आपको फैक्ट याद हो जाएगा। दादर एवं नागर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी। दादर, नागर हवेली, दमन, दीव, पुडुचेरी, यहाँ पर 10 की वृद्धि दर अधिक रही है। तो ये याद रखिएगा। प्रदेश में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर के अनुसार सबसे ज़्यादा जो 10 की वृद्धि दर रही है राज्यों एवं केंद्र शासित दोनों में। अगर राज्यों में होता तो वो अलग होता, ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में मिलाकर है। दादर, नागर हवेली, दमन एवं दीव, पुडुचेरी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड, ये जिस टेबल से मैं आपको करवा रही हूँ, ये जो आपको हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स मिलते हैं, उसकी जो यूनिट 3 की बुकलेट मिलती है, उसी में इसी प्रकार का टेबल यूज़ किया गया है। उसी का ही पेजेस लेके मैं आपको वीडियो बना रही हूँ। अब हम पढ़ते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात के अनुसार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान। सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है, फिर किसका है, फिर किसका है, ऐसे घटते हुए क्रम में है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? केरल का 1048। फिर किसका है? पुडुचेरी का 1037 है। फिर है तमिलनाडु का 995 है। फिर है आंध्र प्रदेश का 993 है। फिर छत्तीसगढ़ का 991 है। तो ये क्या है? लिंगानुपात है। लिंगानुपात के अनुसार लिंगानुपात में घटते हुए क्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है, उसके बाद पुडुचेरी का है, उसके बाद तमिलनाडु का है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का है और उसके बाद छत्तीसगढ़ का है। तो केरल का 1048 है, पुडुचेरी का 1037 है, तमिलनाडु का 995 है, आंध्र प्रदेश का 993 है और छत्तीसगढ़ का 991 है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान है। अब है न्यूनतम 10 की वृद्धि दर के अनुसार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर, ये सबसे पहले याद रखो। सबसे ज़्यादा जो न्यूनतम वृद्धि कहीं पर देखी गई है तो वो नागालैंड में देखी गई है। सबसे ज़्यादा न्यूनतम वृद्धि कहाँ पर है? नागालैंड में। याद रखना, सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर का मतलब होता है, जैसे कि जनगणना हर 10 साल में होती है, तो 2001 से 2011 तो 2001 से 2011 में सबसे कम जो हुई है वृद्धि जहाँ पर, वो 5 राज्य कौन से हैं? तो सबसे कम वृद्धि हुई है, सबसे कम हुई है नागालैंड में, फिर उसके बाद हुई है केरल में, उसके बाद हुई है लक्षद्वीप में, उसके बाद अंडमान निकोबार में, उसके बाद गोवा में। तो ये 5 ऐसे हैं जिसमें सबसे कम 10 की वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा वाले मैंने आपको ऊपर बताया था, दादर, नागर हवेली, दमन, दीव, पुडुचेरी, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश।
अब है सर्वाधिक साक्षरता के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान। सबसे ज़्यादा साक्षर प्रदेश है केरल। उसके बाद कौन सा है? दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप, तीसरे पे है मिजोरम, चौथे पे है गोवा, पांचवे पे है त्रिपुरा। यही वाला क्वेश्चन इस बार MPPSC में पूछा गया था कि साक्षरता के अनुसार कौन सा क्रम सही है, बताइए। तो ये 5-5 लाने का मेरा मतलब यही है, टॉप 5 लाने का, कि आपको समझ में आ पाए कि अगर हो सकता है कभी केरल ना भी दें, आपको लक्षद्वीप दे दें, हो सकता है लक्षद्वीप ना दें, मिजोरम दे दें। तो आपको पता, पिछली बार मिजोरम दिया था। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में अगर लक्षद्वीप के राज्यों में पूछेंगे तो केरल के बाद मिजोरम आएगा, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो फिर केरल के बाद लक्षद्वीप आएगा। केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। केरल की कितनी है साक्षरता दर? 94 है। लक्षद्वीप की कितनी है? 91 है। मिजोरम की 91.3 है। गोवा की 88.7 है और त्रिपुरा की 87.2 है। अब है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता के आधार पर। सेम के सेम है, जो यहाँ की है, जो ओवरऑल साक्षरता के अनुसार जो रैंकिंग है, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, सेम सर्वाधिक पुरुष साक्षरता के आधार पर है। केरल की कितनी है? 96.1, लक्षद्वीप की 95.6, मिजोरम की 93.3, गोवा की 92.6 और त्रिपुरा की 91.5। अब है न्यूनतम साक्षरता के आधार पर। तो सबसे कम जो साक्षरता है, जो सबसे कम साक्षरता वृद्धि देखी गई है, वो सबसे कम देखी गई है बिहार में। कहाँ पे देखी गई है सबसे कम साक्षरता वृद्धि दर? बिहार में देखी गई है। दूसरे नंबर पर कहाँ पे देखी गई है? दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में देखी गई है। तीसरे नंबर पर कहाँ पर देखी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। चौथे नंबर पर राजस्थान में और पांचवें नंबर पर झारखंड में। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है कम जनसंख्या वृद्धि कम साक्षरता वृद्धि देखी गई है। बिहार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, ये 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे साक्षरता वृद्धि सबसे कम है। ऊपर हमने जो ज़्यादा साक्षरता वाली थी वो थी। अब ये न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले हैं। तो देखो अधिकतम में कौन कौन से हैं? बिहार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तीनों ऊपर के हैं। सेम यहाँ पर भी ऊपर के तीनों आ रहे हैं। यहाँ पे चौथे नंबर पर राजस्थान आ रहा है और 5वें नंबर पे झारखंड आ रहा है। यहाँ पे चौथे नंबर पर मेघालय, जम्मू कश्मीर और झारखंड। ये पुरुष साक्षरता में। ओवरऑल साक्षरता में बिहार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड है। और जो पुरुष साक्षरता है वहाँ पे न्यूनतम कौन है? सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में और जम्मू कश्मीर और झारखंड में समान है। कुछ देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो एकाकी जीवन जीती हैं। उनका संपर्क भी प्रतिबंधित है। इनकी जनगणना के लिए द्वीप के चारों तरफ से नाव से कमल और नारियल जैसे सामान भेजे जाते हैं। उनसे आकर्षित होकर जब वे पानी की तरफ आते हैं तभी उनकी जनगणना होती है, क्योंकि वो लोग अब सभी बाहर के लोगों से कटे हुए रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं होती है। तो इस प्रकार से उनकी जनगणना की जाती है। कहाँ की? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार की कैपिटल कौन सी है? अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है जो मैं आपको टॉपिक अभी करा रही हूँ, मेरी इस बुकलेट से करा रही हूँ यूनिट। यहाँ पे इसको बहुत शानदार मैप के द्वारा, इंडिया मैप के द्वारा, पहाड़ों को मैप के द्वारा, नदियों को मैप के द्वारा बहुत शानदार तरीके से इस बुकलेट को कवर किया है। साथ में फ्लो चार्ट का, डायग्राम का, हस्तलिखित मानचित्र का प्रयोग इसमें किया है। इसमें टोटल ये सिंगल बुकलेट आपको नहीं मिलेंगी, टोटल ये पूरा 10 बुकलेट का पैकेज मिलेगा। आप देख सकते हैं हस्त निर्मित मानचित्र, सारणी, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म एवं फ्लो चार्ट का इसमें उपयोग किया गया है। सभी टॉपिक बहुत इजी लैंग्वेज में कवर किए गए हैं, पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें जल्द हमारी MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी आने वाली है न्यू सिलेबस की। तो सबसे पहले इसको पहले लाने का मकसद यही था कि आप लोग टॉपिक वाइज तैयारी कर पाएँ। थ्योरी आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसी के बाद आप इसके MCQ लगा सकेंगे, क्योंकि थ्योरी इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब थ्योरी आप इसमें लगाएंगे तभी आपको जितनी ज़्यादा आप इसमें थ्योरी करेंगे उतना ज़्यादा आपको MCQ करने में आसानी रहेगी। ये पूरे नए सिलेबस के अनुसार हैं। आप देख सकते हैं इस तरह के ये नोट्स हैं, इस तरह के ये पूरा रिव्यू है नोट्स का कि इस तरह से आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। तो ये नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से फ्लो चार्ट का उपयोग यहाँ पे किया गया है। ये जैसे आयोग हैं, आयोग को फ्लो चार्ट में बनाया गया जिससे पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। वीडियो आप देखें तो एक बार हॉरिजॉन्टल मोड में करके देखा कीजिए वीडियो को, पूरा जैसे कि मूवी देखते हैं उस प्रकार से, गेमिंग जोन करके, तो आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए इस प्रकार से किया गया है। ये इस तरह से यूनिट 5 का रिव्यू
रिव्यू है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह ये यूनिट 3 का रिव्यू है, इस प्रकार के मैप का इसमें प्रयोग किया गया है, ये देख सकते हैं आप। ये भारत के प्रमुख दर्रे हैं, ये इसमें को भी मैप में किया। ये आत्मनिर्भर भारत वाला टॉपिक है, उसको भी बहुत इजी लैंग्वेज में कवर किया गया है, देख सकते हैं आप। तो ये बहुत इजी लैंग्वेज के नोट्स हैं और एक जगह पे आपको उपलब्ध हैं पूरी 10 की 10 बुकलेट। आपको कहीं और परेशान नहीं होना है। इस नोट्स के साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया जाता है जहाँ पर हम आपकी तैयारी कराते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6260190944। यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप करके हाय लिख कर भेज दीजिए अगर आपको नोट्स लेना है तो नोट्स का बोल दीजिए। अगर आपको अपना नंबर सेव करवाना है तो हाय और सेव इट करके भेज दीजिएगा। स्टेटस के थ्रू भी बहुत सारे क्वेश्चन याद होते रहेंगे। यहाँ पे इसी नंबर पर जैसे ही आप पेमेंट करते हैं प्रीलिम्स नोट्स का चार्ज 2799 है। जैसे ही आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं तो वैसे ही आप मुझे अपना एड्रेस भेजेंगे, अपना पेमेंट करेंगे, पेमेंट नंबर लेके पेमेंट का स्क्रीनशॉट देंगे, तुरंत आपको ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। ग्रुप में आपके डेली करंट अफेयर्स की PDF आती है। डेली जो आजकल जो एक नया टॉपिक जुड़ गया है संस्कृति वाला, उससे संबंधित क्वेश्चन हम करवाते हैं। डेली बहुत सारे क्वेश्चन भेजे जाते हैं ग्रुप में। और ये ग्रुप आपको ऑनलाइन तैयारी के लिए है, ऑफलाइन के लिए आपको नोट्स मिलते हैं और ऑनलाइन के लिए आपको एक ग्रुप मिलता है। तो ये बहुत शानदार है। आप देख सकते हैं किस प्रकार के नोट्स हैं। हैंड रिटन इनको नोट्स को मोस्टली कवर किया है। अब है सर्वाधिक अभी हमने पुरुष साक्षरता पढ़ी है, अब ये महिला साक्षरता है। महिला साक्षरता में क्या होता है, जैसे लक्षद्वीप, उन दोनों में पुरुष साक्षरता में और जो मेन साक्षरता ओरल साक्षरता है उसमें दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर महिला साक्षरता में लक्षद्वीप तीसरे नंबर पर पहुँच जाता है। केरल सबसे ऊपर, चाहे पुरुष साक्षरता हो, चाहे महिला साक्षरता हो, चाहे ओरल साक्षरता हो, सबसे ऊपर है। मिजोरम का 89.3 है, लक्षद्वीप का 87.9 है, गोवा का 84.7 है और त्रिपुरा का 82.7 है। ये है न्यूनतम सर्वाधिक महिला साक्षरता है। न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो सबसे कम जो न्यूनतम साक्षरता है वो बिहार की है। चाहे महिला की देख लो चाहे पुरुषों की देख लो, सबसे कम बिहार की। उसके बाद राजस्थान की है 52.1, फिर है झारखंड की 55.4, फिर है जम्मू कश्मीर की 56.4 और उत्तर प्रदेश की है 57.2। इसके बाद अगर हम देखें कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के आधार पर, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो दिल्ली का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, दिल्ली का है 11,320। उसके बाद किसका है, चंडीगढ़ का है 9,258। उसके बाद पुडुचेरी का है 2,547। फिर है दमनदीप का 2,191 और लक्षद्वीप का है 2,149। ये तो हो गई केंद्र शासित प्रदेश की बात। अगर राज्यों में सर्वाधिक घनत्व की बात की जाए तो राज्यों में सर्वाधिक घनत्व है बिहार का, ये भी याद रखिएगा। अब बात करें न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान, तो चाहे राज्यों में देख लो चाहे केंद्र शासित प्रदेशों में देख लो, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। ये बहुत बार MPPSC भी पूछ सकता है, पूछ लिया MPPSC ने कि सबसे ज़्यादा न्यूनतम घनत्व किसका है, तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप का है 46, उसके बाद मिजोरम का है 52, उसके बाद सिक्किम का है 86, उसके बाद नागालैंड का है 119। जनगणना के अब अंतिम आंकड़ों एक बार देख लेते हैं, जैसे कि कुल पुरुष कितने हैं, कुल 2000, ये इसलिए मैंने ये लिखा है 2001 से 2011 में, क्योंकि एक बार आप देख लीजिए कितना कितना है, क्योंकि जो MPPSC का प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें ये दिया हुआ है कि जनसंख्या की स्थिति बताइए। जब हम स्थिति बताते हैं तो मतलब हम किसी से तुलना कर रहे हैं, तो 2001 से तुलना करके आपको बताना है। तो जैसे ही आप तुलना करके बताएंगे तो इस प्रकार से आपको ये लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये देखिए 2001 में लगभग 1 अरब थी, इसमें क्या हो गई 1 अरब 21 करोड़ हो गई है। मतलब अंतर कितना आया है, 18,21,17,541 का आया है। ऐसे ही यहाँ पे 53 करोड़ 22,23,090 पुरुष थे 2001 में, यहाँ पे कितने हो गए थे, यहाँ पे 62 करोड़ हो गए थे। मतलब कितने का अंतर आ गया था, 9 करोड़ का आ गया था। यहाँ पे 49 करोड़ थी और 2001 में महिलाएं, और यहाँ पे 2011 में 68 करोड़ महिलाएं हो गई। मतलब कितने का अंतर आया, 9 करोड़ 10 लाख का आया। तो ये जो स्थिति है ना, ये आपसे पूछेंगे कि जनसंख्या की स्थिति क्या बनेगी,
जैसे 0 से 6 वर्ष की आयु की अगर देखें, मतलब कितने प्रतिशत ये वृद्धि हुई है, ये भी आता है। पुरुषों की, महिलाओं की, पुरुष कितने प्रतिशत हैं, 2011 के अनुसार 91.47% पुरुष हैं। महिलाएं कितनी हैं, तो 13.6% महिलाएं हैं। बच्चे कितने हैं, 13.6% हैं। अगर नगरीय प्रतिशत की बात की जाए, ये यहाँ पे ये 2001 की का है, ये 2011 का है, और ये प्रतिशत में अंतर कितना हुआ ये है। तो जैसे नगरीय प्रतिशत कितना है, 87.81 है। ये किसका है, ये 2001 का। 2011 में क्या हुआ, 31.1% हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया, कितना अंतर आ गया, 3.2% का आ गया। 10 की वृद्धि दर की बात की जाए तो 2001 में 10 की वृद्धि दर कितनी थी, 21.54 थी। 2011 में कितनी हो गई, 17.7%। मतलब कितने का अंतर आया, 3.84 का। वार्षिक वृद्धि दर 2001 में कितनी थी, 1.97। 2011 में कितनी हो गई, 1.64। कितने का अंतर आया, 0.33 का। लिंगानुपात की बात की जाए तो 2001 में लिंगानुपात 933 था, 2011 में लिंगानुपात 943 है, और कितना अंतर आया, 10 का अंतर आया। साक्षरता की बात की जाए तो 2001 में साक्षरता 64.8 थी, 2011 में 73 थी। कितने का अंतर आया, 8.2 बढ़ गई है साक्षरता। पुरुष की बात की जाए तो 75.26 पुरुष की साक्षरता थी। महिला अब 2011 में कितनी हो गई, 80.9। कितने का अंतर आया पुरुष साक्षरता में, 5.64 का। महिला साक्षरता 2001 में कितनी थी, 53.67। 2011 में 64.6। कितना अंतर आया, 10.93 का। जनघनत्व 2001 का कितना है, 325। 2011 का कितना है, 382। कितना अंतर आया, 57 का। 57 अधिक हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से अब देखते हैं 2011 और जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। 2011 में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जनसंख्या में, सबसे छोटा राज्य सिक्किम, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ऐसा इजी लैंग्वेज में पूरा डाटा जो है वो आपको हमारे नोट्स में ही मिल रहा है। हर चीज़ को टेबल फॉर्म में अलग से लिखा हुआ है ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। एक ही जगह पे आपको सारा सिलेबस उपलब्ध है, सिलेबस का सारे टॉपिक उपलब्ध हैं। अब जनगणना के ये जादुई प्रश्न हैं, बहुत ही शानदार ये जनगणना के जादुई प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नागालैंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या में कमी आई है, बाकी सभी में केंद्र शासित प्रदेशों में आई। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था टेबल में। नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है, जबकि पिछले दशक में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड की ही रही थी। एक रोचक तथ्य है। मुंबई के समीप जो थाना है वो सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। भारत में जन्म दर में गिरावट आई है। कुल जनसंख्या की तुलना में बच्चों की जनसंख्या का जो 0 से 6 वर्ष की आयु का अनुपात है 2001 में 15.9% था, जो 2011 में कितना हो गया है, 13.6% हो गया है। घटते प्रजनन का सूचक है ये जो अनुपात है। 0 से 6 साल तक के जो बच्चों की संख्या घटी है। हरियाणा और चंडीगढ़ में पिछले 110 वर्षों में सबसे बेहतर महिला अनुपात दर्ज किया है, जो 879 और 818 है, लेकिन यह अब भी कम है, देश में निम्न स्तर की बात है। सर्वोच्च लिंगानुपात वाले 2 राज्य हैं, एक तो केरल है और एक पुडुचेरी है, जहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है। सबसे कम लिंगानुपात वाले 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीप है, और एक चंडीगढ़ है। दमन और दीप में 618 है और चंडीगढ़ में 818 है। अरुणाचल प्रदेश का कुरुंग और पुडुचेरी का यनम जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। नागालैंड के लोंगलेंग और किफरे जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है। पिछले दशक की बात ही, इस दशक में भी जनसंख्या में एक प्रकार से विस्फोट हुआ है। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, परंतु जनसंख्या में जैविक रूप से 18 करोड़ की दशकीय वृद्धि हुई है। इस गणना में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पश्चिम बंगाल सबसे अधिक, उसके बाद बिहार 1106 और उसके बाद केरल 860 प्रथम 3 राज्य हैं। इस प्रकार इस बार की जनगणना में 7000 शहरी और 6 लाख गाँव में लोगों की गिनती रही है। भारत में जातीय आधारित जनगणना 1881 में आरंभ हुई थी। 1931 के बाद ये समाप्त कर दी और 2011 से फिर जातीय जनगणना की अनुमति दी गई है। पहली जनगणना में कुल 14 प्रश्न पूछे गए थे और 2011 में 29 प्रश्न पूछे गए हैं। 2011 की जनगणना में कुछ नए प्रश्न भी जोड़े गए हैं, जैसे कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ,
इंटरनेट सुविधा हुआ, खाना बनाने के लिए एलपीजी की सुविधाओं को भी शामिल किया है। 2011 की जनगणना में पहली बार थर्ड जेंडर मतलब किन्नरों को शामिल किया गया है। और देश में कुछ जनजातियों की गणना रात में की जाती है क्योंकि दिन में उनका ठिकाना नहीं होता। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे ऐसे ईजी लैंग्वेज में नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।